गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फोटोसिंथेसिस बच्चों स्टार्ट किया था मैंने, और मैंने उसका जनरल आइडिया तुम्हें सब कुछ दे दिया। अब मैं तुम लोगों को एक बार बोर्ड पे भी वो कंप्लीट चीज़ बता रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, मैंने आप लोग को बताया था कि फोटोसिंथेसिस जो होती है उसकी रिएक्शन होती क्या है, 6CO2 + 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। एंड क्लोरोफिल, ये किस में कन्वर्ट होता है, C6H12O6 में। एंड प्रोडक्ट की फॉर्म में या बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में ऑक्सीजन बाहर डिफॉल्ट हो जाती है और कुछ क्वांटिटी में वाटर मॉलिक्यूल भी फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आप लोग को पढ़ाया दिया पूरा, और मैं एक बार अगेन बता रही हूँ। तो इसकी मेन रिएक्शन ये तो हमें ध्यान रखनी है। अब मैंने आप लोगों को 3 या 4 एक्सपेरिमेंट बताए, तो जिस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें ये पता चला कि प्लांट्स जो होते हैं ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को गेन कर रहे हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ हमने ये देखी थी। दूसरा मैं तुम्हें यहाँ ये बता रही हूँ कि मैंने ये भी बताया आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो रिड्यूस होकर क्या फॉर्म करता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है, और वाटर जो होता है वो स्प्लिट होके किस में कन्वर्ट होता है, ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। ये मैंने 3 या 4 आपको एक्सपेरिमेंट करके बता दिया कि कैसे ये होता है। अब मैंने तुम्हें ये बात भी बताई बच्चों, जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस जो होता है वो 2 रिएक्शन होती हैं इसमें, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। अब आप कहोगे लाइट रिएक्शन में क्या बताया बच्चों, मैंने मेन टॉपिक आपको फोटोफॉस्फोराइलेशन, क्या बोला मैंने, फॉर्मेशन ऑफ ATP इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट की प्रेजेंस में जब ATP का फॉर्मेशन होता है वो क्या कहला रहा है, फोटोफॉस्फोराइलेशन। डार्क रिएक्शन जो होती है, डार्क रिएक्शन में क्या होता है, बायोसिंथेसिस फेज भी बोलते हैं इसे हम। मैंने ये भी बताई थी आपको कि इसे बायोसिंथेसिस फेज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बच्चों इसे बायोसिंथेसिस फेज, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, मेनली कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इसे हम बायोसिंथेसिस फेज कहते हैं। और क्योंकि इसमें लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इसलिए इसे डार्क रिएक्शन बोलते हैं। अब बच्चों मैं यहाँ पे ये बोल रही हूँ कि लाइट रिएक्शन है तो लाइट को एब्जॉर्ब कौन करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए मेनली कौन सा पिगमेंट होता है इसके पास, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल भी मैंने आपको क्या बताया बच्चों, क्लोरोफिल बताया। तो क्लोरोफिल में भी बच्चों मैंने 2 तरह से बताया आपको, मेन पिगमेंट एंड एसेसरी पिगमेंट बताया मैंने। मेन पिगमेंट जो था वो मैंने बोला आपको क्लोरोफिल A होता है। एसेसरी पिगमेंट बाकी के जितने भी होते हैं, जैसे क्लोरोफिल B बोला, कैरेटिनॉइड्स बोले, ठीक है, ये जो होंगे ये एसेसरी पिगमेंट होते हैं। अब मेन पिगमेंट और एसेसरी पिगमेंट में डिफरेंस मैंने आपको बताया था बच्चों कि मेन पिगमेंट डायरेक्ट सनलाइट ले रहा है, बट एसेसरी पिगमेंट जो है सनलाइट को लेके उसे डायरेक्ट इसको रिएक्शन को ना देके पहले किसको देंगे, क्लोरोफिल A को देते हैं, ठीक है। इस अकॉर्डिंग बच्चों मैंने आपको क्या बताया था, एक तो मैंने बताया कि ये जो क्लोरोफिल होते हैं एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को ही लेते हैं। उसके लिए मैंने कौन सा आपको एक्सपेरिमेंट बताया था, मैंने आपको बताया था एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी एक प्रिज्म रखा, प्रिज्म में जैसे ही व्हाइट लाइट एंटर हुई तो ये यहाँ पे अपने 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है। तो उसके आगे इन्होंने एक पेट्री प्लेट में किसको ग्रो किया था, एक एल्गी को ग्रो किया था। तो एल्गी जो ग्रो हुई वो एल्गी जो थी वो कौन सी लाइट में मेनली ग्रो हुई थी, रेड और ब्लू लाइट में। तो उन्होंने ये बताया था कि रेड वेवलेंथ और ब्लू वेवलेंथ की जो रेड एंड ब्लू लाइट के लिए जो वेवलेंथ रिस्पॉन्सिबल होती है वही एब्जॉर्ब होती है प्लांट के थ्रू, बाकी कोई वेवलेंथ की लाइट जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होती और वो भी फोटोसिंथेसिस में पार्ट नहीं लेती है। ये बात मैंने आपको बताई। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि क्लोरोफिल का हो गया। अब मैंने आपको इसके बाद बताए थे फोटो सिस्टम। क्या बताया था बच्चों मैंने फोटो सिस्टम में आपको कि मैंने ये बोला था इसमें एक मेन रिएक्शन सेंटर होता है। ये वाला क्या है, रिएक्शन सेंटर, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन सेंटर होता है ये किससे बना हुआ होता है,
ये बना होता है क्लोरोफिल ए से। अब बाकी के जितने भी होते हैं ये बाकी के जितने भी होते हैं ये क्या होते हैं, क्लोरोफिल बी, और किससे बने हुए होते हैं, कैरोटीनॉइड से। बाकी सब किससे फॉर्म हो रहे हैं, कैरोटीनॉइड से फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लोरोफिल ए और कैरोटीनॉइड जो होते हैं लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करके अल्टीमेटली किसको दे रहे हैं, क्लोरोफिल ए को देते हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी है। और इस तरीके से जो ये पूरा का पूरा सिस्टम फॉर्म होता है, दिस सिस्टम इज नॉन एज लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम। इस सिस्टम को मैंने क्या नाम दिया, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम। इवन हमने इस चीज को एंटीना भी बोला था। ठीक है, ये मैंने कल आपको बताया था, जो भी अपना लास्ट लेक्चर हमने लिया था उसमें मैंने ये क्लियर कर दिया था कि इसमें ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है, इसे मैं क्या बोल रही हूँ बच्चों, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम बोल रही हूँ, जिसमें मेन जो होता है रिएक्शन सेंटर वो क्लोरोफिल ए का होता है, और बाकी सारे के सारे एसेसरी पिगमेंट होते हैं जो लाइट को लेते हैं और किसे देते हैं, क्लोरोफिल ए को देते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब आप यहाँ पे मैंने फोटो सिस्टम बच्चों दो बताया आपको, एक तो फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड फोटो सिस्टम सेकंड। फोटो सिस्टम फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर P700 और इसका 680। तो अब आप कहोगे मैम इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि P700 जो था ये 700 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, इसका रिएक्शन सेंटर यदि P700 है, ये वाला क्लोरोफिल ए जो है वो कितनी वेवलेंथ की लाइट को ले पा रहा है, जब 700 नैनोमीटर तक की लाइट को ले पा रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट। और जब रिएक्शन सेंटर किससे बना हुआ है, P680 से बना हुआ है, यानी क्लोरोफिल यहाँ पे कितना 680 नैनोमीटर की लाइट तक की लाइट को ही एब्जॉर्ब कर पा रहा है, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, फोटो सिस्टम सेकंड बोल रहे हैं। तो ये बात हुई बच्चों फोटो सिस्टम की, क्योंकि यदि मैं लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन पढ़ा रही हूँ और स्पेशली यदि मैं लाइट रिएक्शन पढ़ा रही हूँ तो आपको ये पता होना चाहिए फोटो सिस्टम के बारे में। तो फोटो सिस्टम किससे फॉर्म हो रहे हैं ये हमें पता चल गया कि एक तो मेन पिगमेंट है और बाकी सारे इसमें क्या होते हैं, एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं। और ये पूरा लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है जब रिएक्शन सेंटर जो है P700 से बना हो तो वो फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है, और जब रिएक्शन सेंटर P680 से फॉर्म होता है तो वो फोटो सिस्टम सेकेंड होता है। अब हम आते हैं जो मेन हमारी प्रोसेस है लाइट रिएक्शन पे। ठीक है, तो क्लोरोफिल का हमें क्लियर हो गया, मेन पिगमेंट और एसेसरी पिगमेंट। ये बताने की जरूरत नहीं है कि फोटोसिंथेसिस मेनली कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। मैंने वो स्ट्रक्चर आपको डिस्कस की थी, एक बार और बता देती हूँ, उसके बाद में स्टार्ट करती हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आए। मैंने ये बताया था कि ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होती है इस तरीके से। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। इसमें ये एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर क्या कहला रही है, थाइलेकॉइड। इसे मैं क्या नाम दे रही हूँ बच्चों, थाइलेकॉइड। और इस तरीके से ये कॉइन्स आपस में ऐसे जुड़े हुए रहते हैं काफ़ी सारे, और ये क्या फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं ग्रेना। ये क्या बना रहे हैं, ग्रेना फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ग्रेना, ये दूसरा थाइलेकॉइड हो गया, थाइलेकॉइड आपस में मिले, अगेन ये दूसरा ग्रेना, और ये जो जिससे जुड़ रहे हैं इसे बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली। ठीक है, इसे मैं क्या नाम दे रही हूँ, स्ट्रोमा लैमेली नाम दे रही हूँ। उसके बाद ये जो पोर्शन बचा हुआ है जहाँ लिक्विड फिल रहता है इसमें, दिस स्ट्रक्चर इज नॉन एज स्ट्रोमा। इसे मैं क्या बोलूँगी बच्चों, इसे मैं स्ट्रोमा बोलती हूँ। ठीक है, अब मैंने आपको ये बताया कि इसका जो ग्रेना वाला पार्ट है वो लाइट रिएक्शन में पार्ट लेता है, स्ट्रोमा वाला पार्ट नहीं लेता है। उसके पीछे रीजन बताती हूँ बच्चों कि इसके ऊपर ऐसे डॉटेड स्ट्रक्चर्स होती हैं बहुत सारी इस तरीके की। ये इंटरग्रेना पे भी, इंटरग्रेना बोलो या स्ट्रोमा लैमेली बोलो, बात एक ही होती है। इन ग्रेना पे ऐसे डॉटेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर्स होती हैं, इन डॉटेड स्ट्रक्चर को मैं क्या नाम देती हूँ बच्चों, क्वांटासोम। इन्हें मैंने कहा क्वांटासोम नाम दिया। और एक क्वांटासोम में
230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं। तो अभी मैंने आपको ये बात बोली कि क्लोरोफिल जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और क्लोरोफिल है कहाँ पे, ग्रेना वाले पार्ट पे। तो इसीलिए लाइट रिएक्शन जो है वो कहाँ होती है, ग्रेना में होती है, और डार्क रिएक्शन जो होती है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का क्लोरोफिल नहीं होता है, तो वो स्ट्रोमा में होती है। ये हमें ध्यान रखना है। अब मैं आती हूँ वापस बच्चों लाइट रिएक्शन पे। लाइट रिएक्शन में मेनली क्या फॉर्म हो रहा है, एटीपी और NADPH प्लस, और उसके अलावा इसमें सेकंड थिंग होती है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जिसे बोलते हैं फोटोलाइसिस। ठीक है, जिस टेक्निक को हम क्या नाम दे रहे हैं, फोटोलाइसिस नाम दे रहे हैं। तो लाइट रिएक्शन की बात कर रही हूं बच्चों में। ये लाइट रिएक्शन में मेनली दो रिएक्शन मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगी, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। बात समझ में आई? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो ये दो रिएक्शन यहाँ पे रहती हैं, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ बच्चों साइक्लिक से, फिर मैं आऊँगी नॉन साइक्लिक पे। ठीक है, तो साइक्लिक बिल्कुल सिंपल होती है। सबसे पहले मैंने ये बात आपको बताई थी, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एटीपी फॉर्मेशन हो रहा है। तो मैंने बोला, ये बात आपको बोली कि इसका रिएक्शन सेंटर क्या होता है, 700 होता है। किसका, फोटो सिस्टम फर्स्ट। अच्छा, यहाँ ये बात और बताना चाहूँगी बच्चों में कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है वो उसमें कौन सा हम फोटो सिस्टम यूज करते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट। अगेन रिपीट कर रही हूँ, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हम कौन सा फोटो सिस्टम यूज करते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट। यहाँ से जैसे ही नीचे से क्या होते हैं, फोटोन्स आते हैं। लाइट जिस फॉर्म में हमारे पास आ रही है उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, फोटोन्स बोल रहे हैं। जैसे ही आते हैं ये एक्टिवेट होता है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ पे आते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, अगेन ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही हुआ। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली देखना बच्चों, इस जगह पे क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ये जो इलेक्ट्रॉन है अपनी एनर्जी किसे दे देता है, एडीपी को दे देता है। और एडीपी किस में कन्वर्ट हो जाता है, एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। और अल्टीमेटली ये अपनी पूरी एनर्जी खो देता है और खोने के बाद अपनी वापस फोटो P700 में आ जाता है। अगेन समझा रही हूँ बच्चों, जैसे ही यहाँ पे फोटोन की फॉर्म में एनर्जी आती है, ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में जा रही है। इससे पहले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू वापस यहाँ आना है। घूम फिर के जब ये आया तो ये अपनी एनर्जी को किसको दे देता है, एटीपी को दे देता है, कि फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं हम यहाँ पे। और जो है ना लेस एनर्जी कंपाउंड होता है वो वापस कहाँ आ जाता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट में आ जाता है। इसलिए इसे मैं क्या नाम देती हूँ, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। पहली बात तो ये इलेक्ट्रॉन वापस इसी में आ जाता है। दूसरी बात, इसमें किसका फॉर्मेशन हो गया, एटीपी का फॉर्मेशन हो गया। तो ये तो हमें क्लियर होगी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। सेकेंड में आती हूँ बच्चों नॉन साइक्लिक पे। नॉन साइक्लिक में क्या होता है बच्चों, इसका रिएक्शन सेंटर P680 होता है। इसमें फोटो सिस्टम सेकंड वर्क करता है। अगेन यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही लाइट आती है वैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होते हैं। यहाँ पे दो तरीके से वर्क होता है। जैसे ही लाइट आई उसने एक तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, दूसरा उसने क्या करा, वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक कर दिया। और वाटर मॉलिक्यूल जो है वो किस में टूट गया, H+ O ऑक्सीजन माइनस और 4 इलेक्ट्रॉन माइनस, इसमें टूटा। ये इलेक्ट्रॉन भी जो होते हैं वो आगे वर्क करेंगे और H+। ठीक है, तो ये यहाँ से किस में गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से अगेन ये यहाँ पे किस में गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से अल्टीमेटली अगेन ये किस में एंटर करता है, P700 में। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स
ठीक है। P700 से इसे लेने वाला कौन होता है? दोबारा जो इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कौन लेता है? NADP। अब ये जो NADP है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन विद ये वाले हाइड्रोजन और ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये सब आपस में मिलते हैं और क्या बना लेते हैं? NADPH+, ये फॉर्म कर देते हैं एनर्जी कंपाउंड। दूसरा एनर्जी कंपाउंड ये वाला भी इलेक्ट्रॉन कुछ क्वांटिटी में यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है, क्या फॉर्म करने में? ADP प्लस PI से क्या फॉर्म करना? ATP फॉर्म करना। बात समझ में आई? ये होता है नॉन साइक्लिक। क्यों बोला? क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो यहाँ से घूमता घूमता और मेनली किसने ले लिया? NADP में ले लिया। दोबारा वापस आप इसके रिएक्शन सेंटर में नहीं आया है ये इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसे मैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलती हूँ। और क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी ATP और NADPH का फॉर्मेशन होता है। फोटोलाइसिस क्यों बोला बच्चों मैंने? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? वाटर मॉलिक्यूल जो है वो स्प्लिट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट की प्रेजेंस में ये स्प्लिट हो रहा है और ये क्या देता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स देता है, जो कि NADPH फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अब इसमें एक जेड स्कीम थी, वो अगेन बताऊंगी बच्चों कि यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से निकला, यहाँ से अपहील हुई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में, फिर डाउनहील हुई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, से डाउनहील होता हुआ ये P700 में गया और फिर अगेन अपहील होता हुआ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से होता हुआ ये NADP में चला गया। क्योंकि ये इस तरीके से जो ये सिस्टम है ये कैसा बन रहा है? ये देखो जेड फॉर्म हो रहा है, इसीलिए मैं इसे क्या बोलती हूँ? जेड स्कीम बोलती हूँ, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये बात हमारी यहाँ पे क्लियर होगी साइक्लिक और नॉन साइक्लिक की। वो मैंने उसमें भी समझाई थी स्मार्ट बोर्ड पे भी, और इसमें भी तुम्हें एक बार बता दिया। अब इसमें मैंने एक प्रोसेस और तुम्हें समझाई थी, वो भी मैं आपको बताती हूँ। फिर नेक्स्ट प्रोसेस पे आएंगे, डार्क रिएक्शन पे। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस का मतलब क्या बताया था बच्चों मैंने? कि ये जो है ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन्स हैं, ये वाला जो पोर्शन है ये इसकी ल्यूमेन होती है, ठीक है, ये इसकी ल्यूमेन होती है, ये इसका मेम्ब्रेन होती है। अब इस मेम्ब्रेन के आउटर में तो वो वर्क होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट वाला, जैसे मैंने P680 बताया, P680 से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बताया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से मैंने आप लोग को ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोला, से फिर P700 से अगेन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और अल्टीमेटली इस जगह पे क्या प्रेजेंट होता है? NADP। तो यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन आगे मूव करते जा रहे हैं, ये हाइड्रोजन कुछ क्वांटिटी में बाहर चले जाते हैं और यहाँ पे एंजाइम होता है स्ट्रोमा। ये बाहर क्या पोर्शन है? ये वाला पोर्शन है स्ट्रोमा वाला, ठीक है। तो कुछ हाइड्रोजन जो होते हैं वो तो क्या करते हैं? NADP रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में NADP को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? NADPH+ में कन्वर्ट कर देते हैं। और बाकी जितना ये हाइड्रोजन का ग्रेडियंट, फोटोन ग्रेडियंट बोलती हूँ इसे मैं, ये क्या करता है? ये यहाँ पे जो ये हो रहा है, ये प्रोटोन ग्रेडियंट यहाँ से यहाँ तक आने के लिए क्या होता है? एक तरह से परमिएबल होता है, और परमिएबल होने के बाद ये इस तरफ आके किसको एक्टिवेट करता है? ATP सिंथेटेज एंजाइम को। ये ATP सिंथेटेज एंजाइम अल्टीमेटली क्या करता है? ADP प्लस PI को किस में कन्वर्ट कर देता है? ATP में कन्वर्ट कर देता है। तो ये बात हमें समझ में आ गई क्लियरली कि केमी हाइपोथेसिस क्या है एग्जैक्टली, कि जो यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से प्रोटॉन्स बने, ये प्रोटॉन्स ग्रेडियंट यहाँ इकट्ठे हुए, कुछ प्रोटॉन ने तो क्या करा? NADP से रिएक्ट कर लिया, और कुछ ने ये प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाया जो कि परमिएबल था इस मेम्ब्रेन के, ये बाहर की तरफ आया, ATP सिंथेटेज एंजाइम को एक्टिवेट करा और इसे ADP फॉस्फेट के साथ मिलके उसने क्या बना लिया? ATP बना लिया। तो ये कहलाती है कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया लाइट रिएक्शन वाला पार्ट। अब मैं आऊँगी बच्चों डार्क रिएक्शन पे। डार्क रिएक्शन जो है बच्चों, उसे मैं डार्क रिएक्शन क्यों कह रही हूँ? ये तो मैंने आपको बोला कि मैंने उसे डार्क रिएक्शन क्यों कहा, क्योंकि लाइट की
एब्सेंस में होती है, इसलिए मैं इसको क्या बोल रही हूँ, डार्क रिएक्शन। पहली बात। दूसरी बात, इसको मैं बोलती हूँ C3 साइकिल। क्यों बोल रही हूँ C3 साइकिल? क्योंकि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो होता है इसका वो 3 कार्बन का होता है, 3 फॉस्फो ग्लिसरेट। क्या होता है? 3 फॉस्फोग्लिसरेट। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो होता है वो 3 कार्बन का है, इसलिए मैंने इसे क्या नाम दिया, C3 साइकिल। इसके अलावा इसे नाम देते हैं केल्विन साइकिल, क्योंकि केल्विन ने ही इसकी डिस्कवरी की थी, इसलिए मैं बोलती हूँ इसे केल्विन साइकिल। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, कार्बन को रेडियो एक्टिव किया था और इस वर्क को किया। अब जो मैं बताना चाह रही हूँ आपको कि वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने ली, अब मैं स्ट्रोमा वाले पार्ट के बता रही हूँ। राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट ये कंपाउंड होता है, ठीक है। ये कंपाउंड, ये रिएक्शन का मैं स्टार्टिंग समझा रही हूँ बच्चों। राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट जो होता है, इसमें यहाँ से क्या एंटर करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंटर करेगा, ये होता है 5 कार्बन का, ये है 1 कार्बन का, और यहाँ पे एंजाइम जो होता है राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज बोलते हैं इसे हम। रूबिस्को पूरा बोल दूं या कार्बोक्सिलेज, दोनों नाम लिखे हैं बच्चों। इनका मतलब क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जोड़ना। तो 5 कार्बन प्लस 6 कार्बन, 5 कार्बन प्लस 1 कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों मिले तो 6 कार्बन का कंपाउंड बनना चाहिए, है ना। अगेन बता रही हूँ, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट प्लस 1 कार्बन का क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये दोनों आपस में मिले तो 6 कार्बन का कंपाउंड बनना चाहिए। उसकी जगह क्या होता है, 3 कार्बन का कंपाउंड बनता है, दैट इज फॉस्फो ग्लिसरेट। 3 फॉस्फोग्लिसरेट होता है ये। 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन गया यहाँ पे। ये किसका होता है, 3 कार्बन का। 6 कार्बन से 3 कार्बन का कंपाउंड बना, तो यहाँ पे 6 कार्बन थे, उससे 3 कार्बन का बना, तो इसका जब ये एक मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे इसके कितने बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे। बात समझ में आई? वापस से बता रही हूँ बच्चों कि यहाँ पे 5 कार्बन का राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट जो है वो 1 कार्बन के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट हुआ, और रिएक्ट होने के बाद इसने 3 कार्बन का फॉस्फोग्लिसरेट बनाया। ये जो फॉस्फोग्लिसरेट था, अगेन बोल रही हूँ बच्चों, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट जो था, इस राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट ने क्या करा, इस कार्बन डाइऑक्साइड को लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके ये क्या बना, 6 कार्बन का बन गया। इस 6 कार्बन कंपाउंड में क्या हुआ, 3 कार्बन कंपाउंड का फॉस्फोग्लिसरेट बना, पर यहाँ पे 6 कार्बन का 1 मोल था, जो कि क्योंकि अब 3 कार्बन का बना है तो इसके 2 मोल यहाँ पे फॉर्म होते हैं। अगेन ये मैंने आपको बताया, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। 6 से 3 बन रहे हैं तो 1 मोल से ये क्या हो गया, 2 मोल। इसमें से एक छोटा सा बताऊंगी। तो फर्स्ट तो जो प्रोसेस हुई हमारी ये वाली, इस प्रोसेस को मैं क्या नाम दूंगी, कार्बोक्सिलेशन। क्या होना, कार्बोक्सिलेशन। क्या हुआ कार्बोक्सिलेशन, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम फॉर्म्ड 3 कार्बन फॉर्म फॉस्फोग्लिसरेट। क्या बनाया, फॉस्फोग्लिसरेट। वो कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है। तो यहाँ पे इसके जब 1 मोल थे तो कितने मोल बने, 2 मोल 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना। अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट में से क्या हुआ, कुछ फॉस्फोग्लिसरेट ने तो क्या करा, रिडक्शन किया और क्या बना दिया, यहाँ पे स्टार्च बना दिया। समझ गए? फर्स्ट मैंने अगेन बताया, पहली रिएक्शन जो थी वो तो कार्बोक्सिलेशन, दूसरी रिएक्शन है हमारी रिडक्शन। इसमें से यदि मैं 2 मोल की बात करूं तो 1 मोल ने तो क्या फॉर्म कर दिया, स्टार्च बनाया, और बाकी का जो 1 मोल था उसने क्या करा, अगेन ये फॉस्फोग्लिसरेट जो है इसको अगेन किस में कन्वर्ट कर दिया, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रीजनरेशन। इस प्रोसेस को मैं क्या नाम दे रही हूँ, इस प्रोसेस को मैं कह रही हूँ रीजनरेशन नाम दे रही हूँ। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि
कि इसमें मेनली क्योंकि स्टार्च का मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है तो एटीपी से क्या होगा, एडीपी फॉर्म होगा क्योंकि इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। उसके अलावा जब हम रीजनरेशन कर रहे हैं तो रीजनरेशन के दौरान भी क्या हो रहा है, एटीपी से एडीपी हो रहा है क्योंकि, और ये एटीपी और एडीपी हमने कहाँ से लिए थे, लाइट रिएक्शन से। यहाँ पे एटीपी से एडीपी और साथ में हम किसको भी एनएडीपी एच को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एनएडीपी में। अगेन समझा रही हूँ ये प्रोसेस, दोबारा से सुनना। सबसे पहली प्रोसेस मैंने बताई कार्बोक्सिलेशन। इसमें क्या होता है, राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट जो कि 5 कार्बन का है, 1 कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ा इन द प्रेजेंस ऑफ राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम, इसने 3 कार्बन का फॉस्फोग्लिसरेट बनाया। अब ये जो फॉस्फोग्लिसरेट का एक मॉलिक्यूल था उसने तो रिडक्शन करके स्टार्च बनाया और इस रिडक्शन प्रोसेस में 1 मोल एटीपी और एनएडीपी एच का हमने काम में ले लिया। उसके बाद जो बचा एटीपी, वो एटीपी रीजनरेशन में काम आया, यानी फॉस्फोग्लिसरेट को अगेन राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट बनाने में, क्योंकि ये जो केल्विन साइकिल की प्रोसेस होती है ये रेगुलर चलती रहती है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इसमें एंटर होती रहती है। तो ये अपना कंप्लीट क्या हुआ, इसको हम कंप्लीटली क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन बोलते हैं या C3 साइकिल बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो होता है वो फॉस्फोग्लिसरेट होता है। उसके अलावा क्या हो गया, मैम आपने तो यहाँ 1 मोल ही लिया, 1 मोल नहीं होता बच्चों, इसका 6 मोल प्लस इसका 6 मोल, दोनों आपस में मिलके 6 कार्बन बना रहे हैं, तो ये 6 मोल। 6 मोल के बाद यहाँ पे कितने मोल बन गए, 12 मोल। 12 मोल में से अब आप देखो 4 मोल जो होते हैं वो तो क्या बनाने में काम में ले लिए जाते हैं, स्टार्च बनाने में काम में लिए जाते हैं, और बाकी के 8 मोल जो होते हैं फॉस्फोग्लिसरेट वो रीजनरेशन द्वारा अगेन राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट फॉर्म कर देते हैं। तो ये कंप्लीट साइकिल जो है वो क्या कहला रही है, केल्विन साइकिल कहला रही है, क्योंकि केल्विन ने इसको डिस्कवर किया था। अब इसी अकॉर्डिंग एक और साइकिल आती है बच्चों, C4 साइकिल। बच्चों स्टार्ट करते हैं C4 साइकिल। मैंने आपको बताया था कि जैसे C3 साइकिल में फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो होता है वो क्या होता है, 3 कार्बन का होता है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। इसी तरीके से कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें C4 साइकिल चलता है, और C4 साइकिल का मतलब हुआ कि इसमें फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 4 कार्बन का होगा, जो कि क्या होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, इसे हम क्या नाम देते हैं, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कहते हैं। इनकी जो लीफ होती है इनमें स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या रहते हैं बच्चों, मैंने लीफ में आपको पहले भी बताया था, इसमें ये तो होती है अपर एपिडर्मिस, ठीक है, नीचे की तरफ होती है लोअर एपिडर्मिस, और इसके बीच का जो ये पूरा पोर्शन होता है, दिस पोर्शन इज नॉन एज, इसे मैं क्या नाम देती हूँ, इसे मैं कहती हूँ मेजोफिल, और इसमें जो सेल हैं दिस सेल्स इज नॉन एज मेजोफिल सेल। ठीक है, तो ये पोर्शन क्या कहला रहा है, मेजोफिल, और इन सेल्स को मैं क्या नाम दूंगी, मेजोफिल सेल। ये हो गया अपर एपिडर्मिस और ये हो गया लोअर एपिडर्मिस। यहां तक क्लियर। उसके बाद इसमें यहाँ पे एक कवरिंग होती है, दिस कवरिंग इज नॉन एज बंडल सीथ। इस कवरिंग को मैं क्या नाम देती हूँ बच्चों, बंडल सीथ, जिसके अंदर इस तरफ जाइलम और फ्लोएम्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बंडल सीथ। ठीक है, इसे मैंने क्या नाम दिया, बंडल सीथ। और क्योंकि ये स्पेशल होती है, क्या स्पेशल होता है बच्चा इसमें, कि इसमें जो ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इनमें केवल और केवल यहाँ पे मेजोफिल सेल में ग्रेना होते हैं, और बंडल सीथ में स्ट्रोमा वाला पोर्शन होता है इसका। ये हमें क्लियरली ध्यान रखना है, जो मेन है इसका, और इसी को हम क्रेंच एनाटॉमी बोल रहे हैं। अब मैं आपको पूरा प्रोसेस बताती हूँ कि क्या होता है। इनमें जो वर्क होता है वो दो सेल्स में मिलके वर्क कंप्लीट होता है। पहली सेल जो होती है वो होती है मेजोफिल सेल्स, और दूसरी जो होती हैं वो होती हैं बंडल सीथ। ये है मेजोफिल सेल और ये वाली है बंडल सीथ। ठीक है, मेजोफिल सेल में क्या होता है बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एनवायरनमेंट से ये कार्बन डाइऑक्साइड को ले रही है, और इसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, इसमें कौन सा होता है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। ये फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट 3 कार्बन का होता है, 1 कार्बन का ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये दोनों कंबाइंड होते हैं और फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं, दैट इज ऑक्जेलो एसिटिक एसिड।
इसे मैं क्या नाम देती हूँ, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है। और मैलेट बोलो या इसे मैं मैलिक एसिड मैलेट में कन्वर्ट हो गया। अब ये मैलेट कहाँ आ जाता है, इस बंडल शीथ वाला जो पोर्शन होता है इसमें आ जाता है। और आने के बाद ही क्या कर रहा है कि इसमें मेनली क्या होता है कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड मेनली लेने वाला कौन होता है, C3 साइकिल। यानी इनकी C3 साइकिल कहाँ पे चल रही है, ओनली बंडल शीथ वाली सेल्स में ही चलती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस में एंटर कर जाती है, C3 साइकिल, जो मैंने वहाँ पे अभी बताई थी आपको। और ये जो मैलेट होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुवेट में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुवेट में। ये पायरुवेट यहाँ से वापस मेसोफिल सेल में आता है और इसको अल्टीमेटली अगेन किस में कन्वर्ट कर देता है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये हमारा कंप्लीट हमें समझ में आया कि C4 साइकिल में मेनली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है वो कौन है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड मेनली कौन ले रहा है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट ले रहा है। ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो होता है इस कार्बन डाइऑक्साइड से मिलके 4 कार्बन का ऑक्जेलो एसिटिक एसिड फॉर्म करता है। ये 4 कार्बन का मैलेट बनाता है। ये मैलेट जो है बंडल शीथ में आता है, अपने कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है जो C3 साइकिल में एंटर कर देता है। और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, खुद पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये पायरुवेट वापस किस में आता है, मेसोफिल सेल्स में आता है और वहाँ पे इसको फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये साइकिल चलती रहती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, तो ये हो गया C4 साइकिल कंप्लीट।